तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है। तो हमारे चैनल पर आप सभी का वेलकम हो गया। तो यहाँ पर जो हम लोग कल के वीडियो में जहाँ तक छोड़े थे उसके बाद से हम लोग यहाँ पे स्टार्ट किया, ठीक है। तो हम लोग का जो अगला टॉपिक है वो मगध का साम्राज्य है। आज हम लोग प्राचीन भारत को प्राचीन इतिहास को फिनिश कर देंगे, बिहार का, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट सिर्फ वही आप सभी को पता है। और ये सब बहुत से भाई पूछ रहा था कितना पेज है। पेज से आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, मतलब पेज तो बहुत है, लेकिन जल्द से जल्द कोशिश करें ख़त्म कर दें। 5 से 6 वीडियो में और कोशिश करना है इसको फिनिश कर देना है। बस आपका प्यार इसी तरह से बना रहे और प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को शेयर ज़्यादा करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ठीक है, क्योंकि इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। इसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव का सेशन लगाने वाले हैं, ठीक है। और एक चीज़ और ये आपका जो है ये सेट का एडुटेरिया का सेट का जो कि वीडियो डाल दिया, एक वीडियो उसको देख ले। और इसके पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर नहीं देखे तो प्लीज़ पार्ट 1 और पार्ट 2 को देख ले, तभी वीडियो समझ में आने वाला है, ठीक है। चलिए आज का हम लोग स्टार्ट करेंगे। और सभी को पता है कि हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं लेते, जल्द से जल्द कोशिश करते ख़त्म करने का, इसलिए थोड़ा स्पीड बोलेंगे तो उसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को भी। मगध साम्राज्य का उदय, मगध साम्राज्य का उदय है तो मगध की राजधानी पहले गिरविज थी। गिरविज प्रारंभिक राजधानी कहाँ था? तो प्रारंभिक राजधानी कहाँ था? गिरविज था। उसके बाद परिवर्तित किया, कहाँ कर दिया गया? पाटलिपुत्र कर दिया गया, परिवर्तित कर दिया गया था राजधानी को। उसके बाद इसको भी पटना प्रावर्तित किया गया था 1541 में। ये डेट में थोड़ा सा कन्फ्यूजन, लेकिन 1500 पक्का है कि 15वीं शताब्दी में किया गया था। उसके बाद इसका अन्य नाम है जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है, इसीलिए हमने टिक नहीं लगाया। और आपको पता है कि जो टिक नहीं है मतलब वो इम्पोर्टेंट नहीं हो सकता, क्वेश्चन आ जाए लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो चलिए, उसके बाद मौर्य वंश स्टार्ट होता है यहाँ से। तो मौर्य वंश में आपको जो ध्यान रखना है वो यहाँ पे है, विलियम जोन्स ने सर्वप्रथम सेंड्रोकोटस की पहचान भारतीय ग्रंथों में वर्णित चंद्रगुप्त मौर्य से की थी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि विलियम जोन्स ने सर्वप्रथम सेंड्रोकोटस की पहचान भारतीय ग्रंथों में वर्णित कब की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। उसके बाद सिकंदर भारत में लगभग 19 महीना रहा था, क्योंकि सिकंदर जबकि आया था घनानंद के समय में तो वो रुक गया था, ठीक है। नदी के उस पार ही रुक गया था, नदी के इस पार नहीं आया, उसका सेना ने डर गया था, इसलिए वो नहीं आ पाया था, ठीक है, घनानंद से। तो वो 19 महीना रहा, उसके बाद सिकंदर वापस चला गया था। उसके बाद है एनाबोसिस ऑफ अलेक्जेंडर में सिकंदर के विजय अभियान का उल्लेख प्राप्त किया गया है। इसमें एनाबोसिस ऑफ अलेक्जेंडर में सिकंदर के विजय का अभियान जो कि उल्लेख उसका प्राप्त किया गया। चंद्रगुप्त मौर्य जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है आप सभी के लिए, 321 ईस्वी से ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व तक रहा था। अपने गुरु चाणक्य की सहायता से घनानंद को पराजित कर चंद्रगुप्त मगध शासक बना था। ये गुरु इसका नाम चाणक्य जो है, चाणक्य ही इसका मतलब गुरु था। और चाणक्य का एक और नाम क्या है? तो कौटिल्य भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, सेलुकस निकेटस से चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध हुआ था। युद्ध प्रांत हुई संधि हो गया था। और सिकंदर जो था, सिकंदर यो इसको देके चला गया था सेलुकस निकेटर को। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य और इसके बीच सेलुकस निकेटस के बीच युद्ध हुआ था। उसके बाद ये दोनों के बीच संधि भी हो गया था। यहाँ पे इस जगह पे हुआ था। ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद देखिए, ये राजकुमारी से उसका विवाह हो गया था, अंग्रेजी राजकुमारी से विवाह हो गया था। सेलुकस निकेटस ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था। किसको भेजा था? मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त दरबार में भेजा था। मेगास्थनीज ने इंडिका पुस्तक लिखा था। ये पुस्तक आता है कि इंडिका पुस्तक किसने लिखा? मेगास्थनीज लिखा था। और अर्थशास्त्र किसने लिखा था? कौटिल्य यानी कि चाणक्य ने लिखा था, ये ध्यान रखना। जीवन के अंतिम समय में चंद्रगुप्त अपने पुत्र बिंबिसार को सत्ता देकर वो किया गया था, मतलब जो होता है ना, उपवास से अपना जाके प्राण गंवा दिया था, उपवास में चला गया था बिंबिसार। उसके बाद आता 298 ईसा पूर्व से लेकर 272 ईसा पूर्व तक रहा था। इसे अभिघात भरतसेन या कि सिंह सेन आदि कहा गया था। यूनानी लेखक के अनुसार इसका नाम आल्टीचेहिज ये था। ये इंपॉर्टेंट नहीं, टिक भी मारा नहीं है। बिंबिसार आजीविक संप्रदाय का अनुयायी था। बिंबिसार, ये इंपॉर्टेंट, बिंबिसार पहले किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो आजीविक संप्रदाय का अनुयायी कौन था? तो बिंबिसार था। उसके बाद फिर आ जाता है आपका अशोक ने जो किया था, मतलब कर को कर किया दिया, 1/8 भाग कर दिया था। एक कर को 1/8 भाग कर दिया था। बस अशोक का इतना ही काम है।
ज़्यादा नहीं, आज भी लगे 5-6 पेज है, लेकिन तुरंत हम लोग कर लेंगे उसको भी। इसको थोड़ा सा याद रखना, इसको पढ़ लेना, ठीक है। प्रथम लेख ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रथम लेख इंपॉर्टेंट है। इसमें जीव हत्या पर निषेध वर्णन किया गया। जीव हत्या पर निषेध वर्णन पूछ लेगा डायरेक्ट, किसमें किया गया, प्रथम, दूसरा, 8वां, मतलब ऐसे करके दे देगा अभिलेख करके। तो ये ध्यान रखना है, जीव हत्या का निर्देश प्रथम लेख में किया गया, अशोक के प्रथम लेख में। फिर 8वें में देखिए क्या, अशोक की धम्म यात्राओं का उल्लेख 8वां लेख में किया गया है। और 13वां लेख में अशोक का सबसे बड़ा लेख अशोक की कलिंग विजय का उल्लेख, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है कि अशोक के 13वां लेख में क्या है, या अशोक का सबसे बड़ा लेख अशोक की कलिंग विजय का उल्लेख किस लेख में किया गया है, तो 13वां लेख में किया गया है। वैशाली सिंह शीर्ष केवल शेर लेख रहित बिहार में स्थित है। कहाँ स्थित है, सिंह शीर्ष बिहार में स्थित है, जिसके हम लोग सिंह शेर को केवल शेर भी कहते हैं। लहरिया राज स्तंभ लेख, ये स्तंभ बिहार राज्य के पूर्वी चंपारण जिले में। लहरिया कहाँ है, तो स्तंभ बिहार राज्य के पूर्वी चंपारण में है। रामपुरवा स्तंभ लेख कहाँ, बिहार राज्य के पश्चिमी चंपारण में है। और लौरिया नंदगढ़ स्तंभ लेख कहाँ, बिहार राज्य के पश्चिमी चंपारण जिले में देखने को मिल जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन संचालन से सुचारू रूप से चलाने के लिए अपने राज्य को 4 प्रांतों में विभाजित किया था, जिन्हें चक्र कहा जाता है। इन प्रांतों का शासन सम्राट के प्रतिनिधि द्वारा संचालित होता है। अशोक के अभिलेखों के अनुसार सम्राट अशोक के काल में प्रांतों की संख्या 5 हो गई थी। ये 5 आपको प्रांत दिख रहा है। प्राची उसका राजधानी पाटलिपुत्र। उदीच यानी कि उसे उत्तरापथ भी कहते हैं। तक्षशिला दक्षिण पथ, स्वर्णगिरी कहते हैं। अवंती जिसको अवंती हम लोग कहते हैं, अवंती की राजधानी। उज्जैन कलिंग की राजधानी। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट, इसमें हम टिक नहीं लगाए, लेकिन ये इंपॉर्टेंट, थोड़ा इसको देख लेना, ठीक है। प्राची का राजधानी क्या हो जाएगा, पाटलिपुत्र। उदीच यानी उत्तरापथ का राजधानी तक्षशिला हो जाएगा। दक्षिणापथ का राजधानी स्वर्णगिरी हो जाएगा। अवंती का उज्जैन, कलिंग का तोसली हो जाएगा। जिले का प्रशासनिक अधिकारी स्थानिक था। जिले का प्रशासनिक अधिकारी का था, स्थानिक था। गोपदासो गाँव का प्रशासक था। बस इतना ही इम्पोर्टेंट है इसमें। नेक्स्ट पेज हम लोग देखते हैं। अरे यार, 1 मिनट, इसको पेज को सीधा करना। तो हम लोग यहाँ पे था नगर प्रशासन में, थोड़ा सा पेज में मतलब फोटो लेने के समय में वो एडिट नहीं हुआ था, उसी तरह से इसको एडिट कर लिया हम लोग। तो नगर में पुलिस व्यवस्था थी जिसे रक्षित कहा था। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, नगर में जो पुलिस व्यवस्था थी उसको क्या कहा जाता था, नगर में जो पुलिस व्यवस्था थी उसको रक्षित कहा जाता था। और हाँ, ये सब मतलब जो भी पेज है ये टिक किया हुआ है, और इसको अगर ये चाहिए सभी किसी को भी, तो सब लोग क्या करें, एक बार कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दें। 20 से 25 लोग भी अगर बोल देंगे कि हाँ इसको चाहिए हमको, मतलब पेज का जो फ़ोटो हमको भी चाहिए, तो व्हाट्सएप के ग्रुप के थ्रू आपको भेज दिया जाएगा इसमें, ठीक है। अभी इसमें कोई शुल्क नहीं होगा, 0 रुपया में आपको सभी को भेज दिया जाएगा व्हाट्सएप पे। उसके लिए होगा कि ग्रुप बनाना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए आपको होगा 1-2 के लिए ग्रुप बनाना सही नहीं, 20-25 हो जाएगा, उसके लिए ग्रुप हम लोग बना देंगे एक अलग से, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। तो चलिए, चंद्रगुप्त ने प्रधानमंत्री कौटिल्य के अनुसार 4 वर्णों के लोक सेना में शामिल हो सकते थे। मतलब चंद्रगुप्त ने प्रधानमंत्री कौटिल्य के अनुसार, कहने को तो चंद्रगुप्त था वहाँ का मतलब शासक था, लेकिन उसका जो सारा फैसला लेता था उसका प्रधानमंत्री कौटिल्य यानी कि चाणक्य लेता था। यह ध्यान रखना, कौटिल्य जहाँ है वो चाणक्य जहाँ है कौटिल्य। इसका 1-2 और नाम हो उसको भी देख लेना आप लोग को। मेगास्थनीज का अनुसार सैन्य प्रशासन हेतु 30 सदस्यीय पृथक विभाग विद्यमान था, जिसे 5-5 सदस्यीय 6 समिति में विभाजित किया गया था, ठीक है। किस में विभाजित किया था, 6-6 समिति में विभाजित किया गया था। ये समितियाँ इस प्रकार है, देख लीजिए ये समितियाँ एक बार देखने के लिए टिक किए हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं, ध्यान रखना है। प्रथम समिति क्या थी, जल सेना से संबंधित। द्वितीय समिति रसद सामग्री से संबंधित थी। तृतीय किसे थी, पैदल सैनिकों थी। चतुर्थ किसे थी, अश्वारोही सेना थी। पंचम समिति कौन सी थी, तो गज सेना थी। और 55 के बाद कर दिया पश्चिम, यानी कि छठा होगा रथ सेना से संबंधित थी। ये ध्यान रखना है, बस ध्यान रखना है, एक बार देख लेना है, ज़्यादा याद मतलब उस पर फोकस नहीं करना है। अशोक के प्रवर्ती मौर्य सम्राट। मगध साम्राज्य में महान मौर्य अशोक सम्राट की मृत्यु जो हुई थी 232 ईसा पूर्व में हो गई थी, लगभग हुई थी, मतलब इसका फिक्स नहीं इसका मतलब। उसके बाद जो उपरांत अगले दशक तक उनके निर्बल उत्तराधिकारी थे। तो पूछ लेगा कि किसका निर्बल उत्तराधिकारी उसके अगले 5 दशक तक थे, तो वो अशोक का था। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य का पश्चिम पूर्वी भाग में बढ़ गया था। मौर्य साम्राज्य जो था वो पश्चिम और पूर्वी भाग में बढ़ गया था।
उसके बाद भाग पर बैक्ट्रिया तथा यूनानी का पूरा अधिकार हो गया था। पूर्वी भाग पर दशरथ का राज्य था। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ था। और अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहद्रथ। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पूछ लेगा अंतिम साम्राज्य कौन था, तो बृहद्रथ था। उसका भी मृत्यु जो कर देता है, उसके बाद शुंग वंश का शासक बनता है। शुंग वंश का जो था इसका सेनापति था पुष्यमित्र ही इसका बृहद्रथ का हत्या करके शुंग वंश का स्थापना करता है। ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा यहाँ पे। देवभूमि इस वंश का अंतिम शासक था। देवभूति किस वंश का अंतिम शासक था? शुंग वंश का अंतिम शासक था। कुषाण वंश, इसमें थोड़ा सा यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये आ जाता है। कुषाण कालीन नागार्जुन नालंदा के प्रसिद्ध रसायनविद थे। प्रयोगशाला में प्रयोग किए जाने वाले उपकरण बीकर का आविष्कार नागार्जुन ने किया था। डायरेक्ट पूछे बीकर का आविष्कार करने वाला कौन है, तो नागार्जुन करने वाला है। इस वंश का प्रथम शासक श्रीगुप्त था। इस वंश का प्रथम शासक श्रीगुप्त था। उपाधि महाराज के लिए थी। इसका उत्तराधिकारी घटोत्कच था। चंद्रगुप्त प्रथम पहला शासक था जिसने ये ध्यान रखना, चंद्रगुप्त प्रथम पहला शासक था जिसने महाराधिराज की उपाधि धारण की थी। ये क्वेश्चन आ सकता है। उसने लिच्छवी की कुमार देवी से विवाह किया था। इम्पोर्टेंट नहीं है आप इससे ज़्यादा, या इसमें थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला पेज में भी कुछ इंपॉर्टेंट मिल जाएगा। इतिहासकारों स्मिथ ने इसे भारत का नेपोलियन कहा था। किसे भारत का नेपोलियन कहा था? तो चंद्रगुप्त को। प्रयाग पर शक्ति की रचना हरिसेन ने की थी। प्रयाग पर शक्ति की रचना पूछ लेगा डायरेक्ट किसने की थी, तो हरिसेन ने। उल्लेखनीय है कि समुद्रगुप्त ने विजय के उपरांत अश्वमेध यज्ञ किया था। सोने के अश्वमेध प्रकार के सिक्के जारी किए थे। किसने किया था? समुद्रगुप्त ने सोने के अश्वमेध प्रकार के सिक्के जारी किए थे। हाँ, ये देखिए, चीनी यात्री फरयान किसके समय में? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था। चीनी यात्री फरयान किसके समय में था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में चीनी यात्री फरयान भारत आया था। ये ध्यान रखना, इसमें दो चीज़ ध्यान रखना है कि चीनी यात्री किसके समय था? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था। और इतिहास स्मिथ ने किसे भारत का नेपोलियन, डायरेक्ट मुझे भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। और ये पूछ सकता है कि इतिहास का नेपोलियन किसने कहा था? तो स्मिथ ने कहा था। उसके बाद है ये शासनकाल में पुष्यमित्र का आक्रमण हुआ था, जिसे रोकने के लिए कुमारगुप्त ने स्कंदगुप्त को भेजा था। यहाँ से पढ़ लेना एक बार। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना इसी के काल में हुई थी। किसके काल में हुई थी? तो यहाँ पे किसका हम लोग देख रहे हैं, हाँ, कुमारगुप्त प्रथम के काल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। कुमारगुप्त ने महेंद्रदित्य की उपाधि धारण की थी। किसका पढ़ रहे ये भी देखना जरूरी है। उसके बाद स्कंदगुप्त का हम लोग यहाँ पे देखें, उस चीन में अपना राजदूत भेजा था। उसने चीन में अपना राजदूत भेजा था। कितने चीन में अपना राजदूत भेजा था? तो स्कंदगुप्त ने अपना राजदूत भेजा था चीन में। विष्णुगुप्त वंश की अंतिम शासक था जिसने मगध पर शासन किया था। क्या किया? तो शासन किया था। पाल वंश में यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आ जाता है। गोपाल ने अंदतपुरी महाविहार और महाविद्यालय की स्थापना की, जो बिहार शरीफ नालंदा जिले में स्थित है। पाल वंश। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की तथा बौद्ध विहारों का निर्माण कराया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय महावीर और विद्यालय भागलपुर जिले में अंतिचक गांव में स्थित है। कहाँ स्थित है? अंतिचक गांव में स्थित है। सोमपुरा महावीर बांग्लादेश के नौगांव जिलों के फहारपुर गांव में है। का निर्माण धर्मपाल ने कराया था। वर्तमान में यह यूनेस्को की विश्व विरासत सूची है। किसकी है? तो यूनेस्को की। बस ये यहाँ से आ सकता है। इसके बाद हम लोग का थोड़ा सा लास्ट बचा हुआ है, इसमें थोड़ा सा लाइट चला गया था इसलिए ये सही नहीं आ पाया। हाँ, तो देवपाल ने मुंगेर अपनी राजधानी क्या किया था? मुंगेर किया था देवपाल। एकदम बहुत नगण्य इंपॉर्टेंट है सब। पाल वंश की पुनर्स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो महिपाल प्रथम को। पाल वंश का स्थापना का, हाँ ये देखिए, इसे पाल वंश की पुनः स्थापना का श्रेय पूछ लेगा तो महिपाल प्रथम को पुनः स्थापना किया गया इसीलिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे बौद्ध भिक्षु अंतिम दीपकार के नेतृत्व में इसने तिब्बत में एक क्या भेजा था? तिब्बत में एक दूत मंडल भेजा था। महिपाल प्रथम ने तिब्बत में एक दूत मंडल भेजा था। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा है, बस कुछ ही समय में आप लोग का प्राचीन इतिहास, बिहार का प्राचीन इतिहास फिनिश हो जाएगा। पाल वंश का अंतिम
शासक, शक्तिशाली शासक रामपाल था। कांवरत विद्रोह के समय शासक कौन था? रामपाल था। कवि सोंडरूल का द्वारा उत्तरापथ स्वामी की उपाधि धारण करने वाला धर्मपाल था। अंधतफुरी महाविकार किस नदी के किनारे है? पंचनद नदी के किनारे। अरबों द्वारा पाल राज्य को कहा जाता है रूह शाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो रूह शाह कहा जाता है, रूह शाह कहा जाता है। देवपाल की माता का नाम क्या था? रन्ना देवी था। देवपाल की माता का नाम रन्ना देवी, इसलिए यहाँ पे सब देख हाँ थोड़ा सा और बचो ना, कहाँ चला गया यार मार्कर, वो दिखता भी नहीं है। चलिए, तो यहाँ पर नरसिंह देव के समय बख्तियार खिलजी ने बिहार पर आक्रमण किया तथा नालंदा विश्वविद्यालय जैसे महावीरों को ध्वस्त किया। विक्रमशिला को ध्वस्त करने वाला कौन है? तो बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का ध्वस्त किसके काल में हुआ था? कर्नाट वंश के शासनकाल में हुआ था। उसके बाद पूछ लिया विक्रमशिला केस जब मतलब विनाश हुआ तो उस समय उसका राजा कौन था? वहाँ का राजा कौन था? तो नरसिंह देव। यहाँ से 3 क्वेश्चन बनता है। यहाँ पे देखिए, उसके बाद मध्यकालीन इतिहास आपका जो शुरू होता है, उसके बाद हम लोग का एक वीडियो में मध्यकालीन देख लेंगे, वो हमको लगता है 5 से 7 मिनट का वीडियो होगा। उसके बाद फिर प्राचीन जो कि है वो आधुनिक जो है वो लंबा चल सकता है, लेकिन उसमें हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, फटाक से उसको फिनिश कर दे। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, एक बात और, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अगर इसी तरह वीडियो चाहते हैं तो, ठीक है? क्योंकि आप सभी को पता है कि टाइम किसी के पास इतना नहीं है कि वो आपको वीडियो वो भी इस तरह से हाईलाइटेड करके दे, इसलिए प्लीज़ सपोर्ट करें तो आप लोग को इस तरह से वीडियो मिलता रहेगा। और अगर इसको चाहिए मतलब व्हाट्सअप पे चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें कि हाँ व्हाट्सअप पे चाहिए। 10-15 से 20 का अगर भी व्हाट्सअप पे आ गया तो उसके लिए ग्रुप कल ही बना दिया जाएगा, ठीक है? चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।